इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमंड स्पेंसर को और एडमंड स्पेंसर की लिखी गई, हमारा जो मेन फोकस है एडमंड स्पेंसर की लिखी गई मेन पोम द फेरी क्वीन को हम उसको डिस्कस करेंगे। उसकी 6 बुक्स हैं, हम बुक बाय बुक जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज की उस वीडियो में हम ओवरऑल जायज़ा लेंगे, कैरेक्टर्स को देखेंगे और बुक 1 को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम राइटर की इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो एडमंड स्पेंसर 1553 में लंदन में पैदा हुए। ये अपनी फेमस एपिक पोम की वजह से, द फेरी क्वीन की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन को कैम्ब्रिज से कंप्लीट किया। 1578 में वो शॉर्ट टाइम के लिए जॉन यूंग, ये एक बिशप थे, उनके सेक्रेटरी थे। उसके बाद उन्होंने अपने वर्क को कंटिन्यू किया और बुक्स को पब्लिश करवाते रहे। उसने अपनी एडमंड स्पेंसर ने अपनी पहली शादी 1579 में की और 1594 में उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद उन्होंने दोबारा मैरिज कर ली। उस लेडी को स्पेंसर जो हैं वो अमोर्थी ये कहकर बुलाते थे। 1596 में उन्होंने एक प्रोज पम्पलेट लिखा जिसका टाइटल था अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। ये पीस जो है, ये उनका जो लिखा वर्क था, हमेशा से अनपब्लिश था। स्पेंसर को 1598 में 9 ईयर्स वॉर के दौरान जो आयरिश फोर्स है उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। उनकी जो पोम थी द फेरी क्वीन, लंदन में एलिजाबेथ क्वीन ने उसे बहुत पसंद किया और उसे पेंशन देने का फैसला सुनाया, जो कि स्पेंसर का पब्लिशर हमेशा कलेक्ट किया करता था। उनके जो फेमस वर्क हैं, स्पेंसर ने 16th सेंचुरी के डिकेड यानी लास्ट डिकेड जो लास्ट 10 ईयर्स थे उनमें बहुत सी शॉर्ट पोएम लिखी। उन तमाम के थीम्स क्या थे? लव था, सारो था, यही सब कुछ था उनका थीम। उसका जो मास्टरपीस जो कि इंग्लिश लिटरेचर में लॉन्गेस्ट एपिक के तौर पर जाना जाता है वो द फेरी क्वीन है। उसके अलावा उनके वर्क्स में ये शामिल हैं द शेफर्ड्स कैलेंडर 1579, द फेरी क्वीन 1596, उसके बाद कंप्लेंट्स 1591, अमोर्थी और एपिथेलियम 1595। उसके बाद उन्होंने एक वेडिंग सॉन्ग भी लिखा जिसे प्रोथलेमियन भी कहते हैं, यानी ये सॉन्ग था वेडिंग सॉन्ग, इसका टाइटल था प्रोथलेमियन। स्पेंसर ने लिटरेचर में अपनी सर्विसेज देने के बाद 46 ईयर्स की एज में वफात पाई। इनफैक्ट इतनी कम उम्र में इंग्लिश पोइट्री में वो अनफॉरगेटेबल वर्क उन्होंने लिखे और उनका नाम हमेशा आज तक उनको पढ़ा जाता है और उनका नाम हमेशा जिंदा है। उन्होंने इतने अच्छे वर्क्स लिखे थे। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन? ये तो राइटर का इंट्रोडक्शन था। अब हम अपनी पोम की तरफ बढ़ते हैं, अपनी पोम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। एडमंड स्पेंसर की एक एपिक पोम है जो कि लिटरेचर वर्ल्ड में बहुत फेमस थी और अभी भी पढ़ी जाती है। स्पेंसर ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसकी बुक्स कितनी हैं? 6 बुक्स हैं। फर्स्ट 3 बुक्स को 1590 में, जबकि लास्ट 3 बुक्स को 1596 में पब्लिश करवाया गया। स्पेंसर ने यह भी इंडिकेट किया है कि वो 12 बुक्स लिखना चाहता था, बट ये ना हो सका, इसलिए आज हमारे पास जो बुक्स का वर्जन है वो इनकम्प्लीट समझा जाता है। डिस्पाइट दिस, ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे लॉन्गेस्ट पोम समझी जाती है। ये एक एलोगेरिक वर्क है और स्पेशल इसे क्वीन एलिजाबेथ के प्रेज में लिखा गया, जो कि बहुत पसंद की गई। जब स्पेंसर ने इस पोम को क्वीन एलिजाबेथ सामने के पेश किया तो इस पोम में सेवरल नाइट्स के थ्रू मुख्तलिफ वर्चुअस को रिप्रेजेंट किया गया। स्पेंसर के नज़दीक इस पोम का पर्पस ये था, फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। उसके बाद अगर हम इस राइटिंग स्टाइल देखें इन द फेरी क्वीन, इस पोम में स्पेंसर ने एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म को इंट्रोड्यूस कराया जिसे स्पेंसरियन या स्पेंसरियन स्टॉन्जा के नाम से जाना जाता है। इसमें मेन मीटर जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर है और इसकी जो राइम स्कीम है वो AB BC है। इसने अपनी पोम में आर्चिक लैंग्वेज कौन सी होती है? आर्किक भी कहते हैं और आर्किक लैंग्वेज वो होती है जो कदीम ज़ुबान हो, जो चौसर के ज़माने में जो ज़ुबान यूज़ की गई थी वो लैंग्वेज को क्या कहते हैं? आर्किक लैंग्वेज कहते हैं, जो कि चौसर ने कैंटरबरी टेल के अंदर इस्तेमाल की थी। स्पेंसर को पोइट्स ऑफ पोइट भी कहा जाता है, यानी तमाम पोइट्स का पोइट। और उसके एडमायरर्स में जो बंदे उनको एडमायर समझते थे, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, विलियम लॉर्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड बैरन शामिल हैं। ये लोग अपना एडमायरर किसको समझते थे? एडमंड स्पेंसर को। अलेक्जेंडर पोप ने स्पेंसर के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया है, स्पेंसर इज लाइक अ मिस्ट्रेस हुज
faults we see but we love her with them all। इस पोम में मौजूद हर स्पेंसरियन स्टांजा 8 लाइन पर मुश्तमिल है। तो ये था उसके लिखने का स्टाइल। अब हम अपनी बुक 1 की तरफ पढ़ते हैं और बुक 1 के सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देखेंगे, फिर उसकी समरी, फिर एनालिसिस और थीम्स वगैरह देखेंगे। मैं बता चुका हूँ कि 6 बुक्स हैं, तो आज हमने बुक 1 को डिस्कस करना है। मैं 6 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर वीडियो में एक बुक को डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है वो मेजर कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स जो इस बुक में परफॉर्म करेंगे वो मैंने इकट्ठे ही बताने हैं और इस हर बुक के शुरू में कैरेक्टर्स को नहीं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के शुरू में मैं कैरेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो आर्थर है। कैरेक्टर्स यही रहेंगे, कैरेक्टर्स चेंज नहीं होते, लेकिन बुक का टाइटल वगैरह बदलता रहेगा। तो आर्थर जो था वो इस पोम का सेंट्रल हीरो था, आल्दो इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। आर्थर को इस पोम में किंग ऑफ मैग्निफिसेंट का ट्रेड दिया गया। ट्रेड मतलब होती है खासियत, खसूसियत, ठीक है। तो इसका ये मतलब था कि तमाम पर्सनैलिटी का ट्रेड का जो किंग माना जाता था वो आर्थर को माना जाता था। ये इस पोम में फेरी क्वीन की सर्च में है, जिसे इसने एक रिफ्लेक्शन में देखा था और तब से उससे लव करता है और उसकी तलाश में है और उसकी तलाश में जंगलों में घूमता है। आल्दो जो रियल आर्थर था वो ब्रिटेन का किंग था, जो कि 5th और 6th सेंचुरी में जो था, लेकिन ये उसकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको इधर जो है वो अडॉप्ट किया गया और एक आर्थर स्टोरी में भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो द फेरी क्वीन का है। फेरी क्वीन द ग्लोरिना ये उसका नाम था। ये इस पोम की प्रोटैगनिस्ट में है। दो ये पोम्स में अपेयर तो नहीं हुई, बट इस पोम का फोकस यही है, फेरी क्वीन है। क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है। ये पोम में मौजूद ज़्यादातर कैरेक्टर्स के अल्टीमेट गोल इस क्वीन के कास्टल था। इस क्वीन का जो कास्टल था वो तमाम कैरेक्टर्स का अल्टीमेट गोल था और ये एक एलोगेरिकल कैरेक्टर है। उसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर है वो रेड क्रॉस। ये एक नाइट यानी जंगजू है जो कि बुक 1 का हीरो है। ये होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है और उसका रियल नाम जॉर्ज है, जो कि एंड में एसटी जॉर्ज बन जाता है, जो कि इंग्लैंड का पैट्रन है। ये बहुत पावरफुल है और ब्रेव नाइट है। इसकी शर्ट पर मौजूद रेड क्रॉस यानी ब्लड रेड क्रॉस की वजह से इसका नाम रेड क्रॉस नाइट है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो उना, UNA। ये रेड क्रॉस की फ्यूचर वाइफ है और बुक 1 की लीडिंग कैरेक्टर है। ये बहुत ही मीक, हम्बल, ब्यूटीफुल लेडी होने के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। ये इस बुक में ट्रुथनेस को रिप्रेजेंट करती है और ये ट्रेट हर ट्रू क्रिश्चियन में होना चाहिए, ऐसा रेड क्रॉस का मानना है। इस वजह से रेड क्रॉस इससे प्यार करता होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो डोसा। ये भी एक लेडी है जो कि एक विच है। इस तरह ऊना जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट है और फॉल्सहुड को रिप्रेजेंट करती है। ये रेड क्रॉस को पाना चाहती होती है, लाइक उसको अपना बिलव्ड बनाना चाहती है। वो ब्यूटीफुल दिखती है बट सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत है, लेकिन वो खूबसूरत होती नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो आर्चमीगो। ये बुक 1 का मेजर एंटागोनिस्ट है। ये एक सोर्सर, काला जादू करने वाला इंसान है जो कि अपने अपीयरेंस को चेंज करने की एबिलिटी रखता है और एंड में इसका मैजिक जो है वीक हो जाता है और इनइफेक्टिव हो जाता है। ये ईवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो ब्रिटोमार्ट। ये एक फीमेल वॉरियर है और बुक 3 की लीडिंग कैरेक्टर है जो कि चैस्टिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। वो एक स्किल्ड फाइटर है और स्ट्रॉन्ग है। उसमें काम रहने की, पुरस्कून रहने की कैपेसिटी है जो कि वो ट्रबलसम सर्कमस्टांसिस में इस्तेमाल करती है। वो अपने फ्यूचर हस्बैंड की तलाश में है जिसका नाम आर्टिजल है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो सर गयोन। ये बुक 2 का प्रोटैगनिस्ट है जो कि वर्च्यू ऑफ टेम्परनेस उसको रिप्रेजेंट करता है और सेल्फ कंट्रोल और मोटिवेशन उसको सिखाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो आर्टिजल और आर्टिजल यानी जिसको वो तलाश कर रही होती है ना, क्या ब्रिटोमार्ट, ये वो है आर्टिजल। ये बुक ऑफ जस्टिस यानी बुक 5 का हीरो है और थ्रू आउट बुक ये मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है और उनको जस्टिस देता है और इंटेलेक्चुअल जस्टिस के डिफरेंट पहलुओं को प्रेजेंट करता है। उसके बाद कैलिडोर, ये बुक 6 का हीरो है जो कि वर्च्यू ऑफ कर्टसी को रिप्रेजेंट करता है। कर्टसी मीन गुड मैनर्स, बीइंग एबल टू स्पीक वेल प्रेजेंटली टू अदर, और वो अपनी इस क्वालिटी को अपनी क्वालिटी की हेल्प से अपने रास्ते में आने वाले बीस्ट को इजीली डिफीट कर सकता है। उसके अलावा और भी बहुत से कैरेक्टर हैं। देयर आर सम
ये जो कैरेक्टर मैंने बताए हैं ये मेजर कैरेक्टर हैं, दीज आर सम मेजर कैरेक्टर्स ऑफ फेरी क्वीन। मगर इनके अलावा और भी बहुत से माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जो कि हम बुक वाइज उनको डिस्कस करेंगे। जब हम बुक्स के अंदर जब वो आएंगे तो उनको डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। हम बढ़ते हैं बुक 1 की तरफ। बुक 1 की सबसे पहले हम समरी देखते हैं, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो बुक 1 में वर्च्यू ऑफ हॉलीनेस को प्रेजेंट किया गया है और इस बुक का जो हीरो है, जो सेंट्रल हीरो, जिसका नाम रेड क्रॉस नाइट है। रेड क्रॉस इस फेरी क्वीन की तरफ से, ये रेड क्रॉस किसके लिए काम करता होता है? फेरी क्वीन के लिए काम करता होता है। तो रेड क्रॉस को फेरी क्वीन की तरफ से एक टास्क दिया जाता है कि उसे ऊना नाम की लेडी को और उसके पेरेंट्स को, उनके किंगडम को एक खतरनाक ड्रैगन से बचाना है। वो जो लेडी होती है वो इस वक्त द फेरी क्वीन के पास होती है, मौजूद होती है, तो वो उसके लिए यानी कि मदद लेके आई होती है, मदद मांगने आई होती है। तो जो फेरी क्वीन है वो अपने एक नाइट को, अपना जो इस कहानी का सेंट्रल हीरो है, उसको भेजती है कि तुम्हें ऊना नाम की लेडी को और उसके पेरेंट्स को और उसके कास्टल को, उसके किंगडम को एक खतरनाक ड्रैगन से बचाना है। रेड क्रॉस जो है ऊना और उनका एक साथी जो होता है, क्या नाम होता है उसके साथी का? डवार्फ, उसको साथ लेता है। वो दोनों इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। रास्ते में उन्हें एक जो है वो केव नजर आती है, गार नजर आती है, जो कि एक एरोज मॉन्स्टर की है, जो कि हाफ लेडी है और हाफ जो है वो सरपेंट है। ऊना और डेवार्फ जो हैं वो रेड क्रॉस को वार्न करते हैं, बट वो अंदर चला जाता है। वो उसे बताते हैं कि ये जो केव है वो किसकी है, लेकिन वो नहीं डरता, वो अंदर चला जाता है। वो मॉन्स्टर जो है वो इस पर अटैक करता है, बट रेड क्रॉस क्या करता है, उसको डिफीट करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने जो है वो जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जारी करते हैं। ऑन देयर वे उनको रात हो जाती है और उन्हें एक ओल्ड हर्मिट मिलता है, जो कि उन्हें अपने घर में ठहरने की परमिशन दे देता है। अब सफ़र स्टार्ट हो गया उनका, लेकिन सफ़र के दौरान उनको डिफरेंट डिफ़िकल्टीज फेस आएंगी। काम जस्ट ड्रैगन को मारना नहीं था, लेकिन उनके सफ़र के अंदर ना बहुत सी मुश्किलात आएंगी जिनको उनका सामना करना होगा, उनको हल करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। ये जस्ट एक सफ़र नहीं था, वो एक प्रॉपर तौर पर डिफरेंट तरह के जो हैं वो चीज़ों से सामना करेंगे। उनको मुज़ाहमत का सामना होगा, उनको रोका जाएगा, उनको इकट्ठे सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ऑन द वे उनको वहाँ रात हो जाती है और उन्हें एक ओल्ड हर्मिट जो है वो मिलता है, जो कि उन्हें अपने घर में ठहरने की परमिशन दे देता है। जब वो ट्रैवलर जो हैं यानी ऊना और डवार्फ और नाइट जो है वो सो जाते हैं, तो हर्मिट जो है वो अपने असल रूप में आ जाता है। जैसे मैंने एक कैरेक्टर बताया था ना, आर्चमीगो, जो जिसके पास एबिलिटी है कि वो अपने रूप बदल सकता है, तो ये वो था, वो हर्मिट बना हुआ था। वो एक अपने असल रूप में आ जाता है, जो एक विज़र्ड होता है और जो अपनी पेरेंट्स को चेंज करने की एबिलिटी रखता है, और अपने दो मॉर्फस यानी अपनी दो बदरूहों को बुलाता है। उनमें से एक को रेड क्रॉस के ड्रीम में भेज देता है कि उसको लस्टफुल जो है वो फीलिंग्स है, उसके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप हों, उसके अंदर वो चाहत बढ़े के लस्ट, ठीक है, लस्ट कहते हैं हवस। तो इन चीज़ों को उभारने के लिए, उजागर करने के लिए वो एक बदरू को उसके ड्रीम में भेज देता है, जबकि दूसरे को ऊना बनाकर उसके बेड के पास बिठा देता है। जब रेड क्रॉस अपने जो ड्रीम है उससे घबरा कर उठता है तो देखता है कि ऊना उसके पास बैठी है और उसे किस की ऑफर कर रही है। ये ऊना नहीं होती, ये उसकी क्या होती है, मॉर्फस होता है, यानी कि बदरू होती है। और लेकिन वो उसने क्या किया होता है, अपना रूप चेंज किया होता है। बट रेड क्रॉस इससे रिजेक्ट करके दोबारा सो जाता है। जब जो आर्चमीगो है वो एक ट्रिक में फेल हो जाता है, तो वो हार नहीं मानता, वो एक और ट्रिक अप्लाई करता है। वो क्या करता है, इन दोनों मॉर्फिस यानी जो उसकी दो बदरूहें थी, उनको एक को ऊना और दूसरे को उसका लवर बनाकर एक ही बेड पे सुला देता है। अब जब रेड क्रॉस सुबह उठता है तो देखता है, तो गुस्से से ऊना को वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह आर्चमीगो जो है वो ऊना और रेड क्रॉस को सेपरेट करने में कामयाब हो जाता है। अब सेपरेट कर दिया तो उनकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी कम हो गई, और दूसरा वो है कि उसके बगैर वो किंगडम में भी दाखिल नहीं हो सकेगा ऊना के बगैर। तो इसके बाद आर्चमीगो क्या करता है कि रेड क्रॉस बनकर, यानी वो खुद रेड क्रॉस बनता है और असल ऊना के साथ लेकर जर्नी की तरफ अपना जर्नी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो रियल रेड क्रॉस है वो और उसका डवार्फ है, वो अपना सफर कर रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में एक इवल सेंसफॉय नाइट मिलता है, जिसके साथ रेड क्रॉस फाइट करता है और उसकी लेडी को प्रोटेक्ट करने की ऑफर करता है, जबकि सेंसफॉय फाइट में मारा जाता है। रेड क्रॉस और वो लेडी जो है वो रास्ते में जा रहे होते हैं कि थकते हैं, और जो रेड क्रॉस है वो एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। जब रेड क्रॉस इस ट्री के एक ब्रांच को तोड़ता है तो उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो सरप्राइज हो जाता है। फिर वो ट्री उसे अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि मेरा नाम
फ्रेड डिब्यू है और मैं एक नाइट था, वो और उसकी वाइफ कहीं ट्रैवल कर रहे थे। तो एक और नाइट से फाइट के बाद मैंने उसकी लेडी को विन कर लिया। वो लेडी मेरी वाइफ से जेलस थी इसने मेरी वाइफ को ट्री बना दिया। अब और जब मुझे पता चला कि वो विच है तो इसने मुझे भी एक ट्री बना दिया। अब जो ट्री स्टोरी सुना रहा है उसकी वाइफ भी ट्री है और वो खुद भी ट्री है। वो ये बताता है कि मैं एक जगह जा रहा था, तो क्या हुआ कि मेरी फाइट हुई एक नाइट के साथ और मैंने उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया, विन कर लिया। तो जो दूसरी बीवी आई वो मेरी पहली बीवी से जेलस थी, उसने मेरी पहली बीवी को जो है ट्री बना दिया, लेकिन जब मुझे पता चला तो उसने मुझे भी ट्री बना दिया। और वो विच लेडी असल में यही लेडी है जिसको तुम विन करके जा रहे हो, जो इस वक्त रेड क्रॉस के साथ थी। इस लेडी का असल नाम डोसा ये है, ठीक है, डोसा, जो कि रेड क्रॉस को भी अपने फॉल्स नेम बताती है। सेंगट यानी अदर साइड पे, ऑन द अदर साइड ओना जो है वो जंगलों में अकेली जो है वो घूम रही होती है, क्योंकि उसके साथ जो आर्चमिगो चला गया तो आर्चमिगो कहीं निकल जाता है और वो अकेली हो रही होती है। तो एक लाइन से मिलती है जो कि उसकी इनोसेंस की वजह से, जैसे कि मैंने बताया था कि जो ओना है वो ट्रुथफुल है, वाइज है, इनोसेंस है, तो उसकी इनोसेंस की वजह से जो लाइन है वो उसका प्रोटेक्टर बन जाता है। और क्या होता है, इसकी मदद के लिए वो हर वक्त अवेलेबल रहता है और इसकी मदद से वो एक लेडी और इसकी ब्लाइंड डॉटर के घर से शेल्टर हासिल करने में कामयाब हो जाता है। रात में उस घर में एक थीफ आता है जिसको लाइन मार देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग ऊना अपनी जर्नी दोबारा से कंटिन्यू करती है और लाइन भी उसके साथ होता है। रास्ते में उसे फॉल्स रेड क्रॉस यानी कि जो कि असल में आर्चमिगो है वो मिलता है। ऊना समझती है कि इन दोनों में दोबारा से रीयूनियन हो गया और वो उसके साथ अपना सफ़र जारी रखती है। उन दोनों का सामना जो है वो सन लॉय जो कि सन फॉय का भाई है उससे होता है और वो आर्चमिगो को असल रेड क्रॉस समझकर उसे ब्रदर की रिवेंज लेने के लिए उस पर अटैक करता है। मैंने बताया था ना आपको कि सन फॉय का जो है वो रास्ते में मिलता है किसके साथ, रेड क्रॉस, असल रेड क्रॉस के साथ। तो वो दोनों की फाइट होती है। फाइट के बाद जो है जो रेड क्रॉस है वो सन फॉय को मार देता है। तो सन लॉय को लगता है कि उसके भाई को किसने मारा है, असल रेड क्रॉस ने मारा है। तो वो जो आर्चमिगो है उसको ही अपना वो समझ के रेड क्रॉस समझ के उस पर अटैक करता है। तो बाद में क्या होता है कि वो आर्चमिगो उसको असल रेड क्रॉस समझ के अपने ब्रदर का रिवेंज लेने के लिए उस पर अटैक करता है। जब असलियत यानी रियलिटी का पता चलता है तो वो आर्चमिगो को छोड़ देता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है। अब वो ओना को अप्रोच करना चाहता है बट वो लाइन उसे डिफेंड करने के लिए सन लॉय पर हमला करता है, लेकिन वो लाइन को मार देता है और ऊना को फोर्सफुली अपने साथ जाने पर इंसिस्ट करता है। दूसरी तरफ रेड क्रॉस अभी भी डोसा के साथ ट्रैवल कर रहा है। उसको पता तो चल गया है कि वो विच है, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं कर रहा, वो नहीं दिखा रहा। उसे लग रहा है कि वो उसे मार देगी। वो इसे हाउस ऑफ प्राइड में ले जाती है और वहाँ की क्वीन लूसीफेरा को उनको वेलकम करती है। वहाँ रहने वाले तमाम इवल पीपल उन दोनों को जो है वो इंटरटेन करते हैं, बट रेड क्रॉस को वो लोग पसंद नहीं आते क्योंकि वो हर तरफ विकेडनेस होती है। रेड क्रॉस के अंदर ये एबिलिटी है कि वो देख के चीज़ों को पहचान लेता है, तो वो विकेडनेस जो होती है वो उसको फील करता है और महसूस कर लेता है, तो वो लोग उनको पसंद नहीं आते। वहाँ रेड क्रॉस की मुलाकात जो है वो किस होती है, सेंस जॉयस होती है। ये तीसरा भाई है, किनका, सेंस फॉय और सेंस लॉय का। तो ये तीनों भाई थे, सेंस जॉय, सेंस फॉय, सेंस लॉय। तो अब सेंस फॉय को तो रेड क्रॉस ने मार दिया। सेंस लॉय किसको मिलता है, आर्चमिगो को मिलता है जब वो क्या बना होता है, रेड क्रॉस का भरूपिया बना होता है। और अब यहाँ पे कौन भाई मिला है उनसे, सेंस जॉय। किससे मिला है, रेड क्रॉस से। तो अब ये तीसरा भाई है सेंस जॉय जो है वो उसको भी भाई का गुस्सा है, भाई की मौत का। तो वो फाइट करने के लिए शाउट करता है, कहता है फाइट फाइट, यानी उसको बुलाता है, उसको अर्ज करता है। लेकिन लूसीफेरा उनको रोकती है और उन्हें कहती है कि उन दोनों को बैटल जो है ना, उन दोनों के दरमियान जो बैटल होगी वो सुबह होगी। अभी तो वो आए हैं, अभी तो गेस्ट हैं, तो अगले सुबह उनके दरमियान। इस दौरान जो डोसा है वो सेंस जॉय को उसकी ब्रेवरी और लॉयल्टी के बारे में बताती है और उसे वॉर्न करती है। किसके बारे में बता रही है, अब रेड क्रॉस के बारे में, कि वो बहुत बहादुर है और बहुत ब्रेव है। और उसे वॉर्न करती है कि वो उसके पास एक शील्ड है और एक आर्म है, वो बहुत पावरफुल हैं, तो जिसकी वजह से वो पावरफुल और हो जाता है। अगली सुबह होने वाली थी बैटल में जो है वो रेड क्रॉस जीत जाता है और इंजर्ड सेंस जॉय को डोसा किसी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। जब वो वापस आती है तो रेड क्रॉस वहाँ से जा चुका होता है। दूसरी तरफ ऊना जो है वो किस तरह भाग जाती है और उसे फोन्स और सटायर्स
आधा ह्यूमन और आधे गॉड, उनका एक ग्रुप मिलता है और ये क्रीचर उसको वर्शिप करने लगते हैं। वहाँ स्ट्राइन आता है जो इस क्रीचर का हिस्सा होता है, वो एक वॉरियर है। वो और ऊना दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और स्ट्रेन उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। वो दोनों मिलकर रेड क्रॉस को ढूंढने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें आर्चमीगो मिलता है जो कि इस दफ़ा एक पिलग्रिम के रूप में होता है। वो उनसे झूठ बोलता है कि रेड क्रॉस तो मर चुका है। आर्चमीगो इन दोनों को जो है वो सेंस लॉय के पास ले जाता है जहाँ वो स्ट्रेन को मार देता है। अब स्ट्राइन कौन था? स्ट्राइन वो गॉड का, और जो आधा ये क्रिएचर थी, आधा गॉड और आधा इंसान, तो उसको स्ट्रेन को मार देता है। अब उन्ना वहाँ से डरकर भाग जाती है मगर आर्चमीगो उसका पीछा करता है। अब कहानी का दूसरा रुख, दूसरी तरफ डोसा जो होती है वो रेड क्रॉस और उसकी शील्ड और आर्मर के बगैर उसको मिलता है। अब रेड क्रॉस के पास पहले क्या था? शील्ड और आर्मर, तो जिनकी वजह से वो पावरफुल था, तो डोसा उस पर अटैक नहीं कर रही थी। तो जब नेक्स्ट टाइम डोसा उससे मिलती है तो उसको शील्ड और आर्मर के बगैर मिलता है, तो इस टाइम वो वीक होता है, तो वो उसे अपनी मैजिक से जो है वो ट्रैप कर लेती है और उसे एक जाइंट जिसका नाम ऑर्गोलियो होता है उसके पास ले जाती है और उसे स्लेव बना ले वरना उसे मार दिया जाएगा। ये कहती है कि इसी को स्लेव बना लो वरना इसे मार दिया जाएगा। इस तरह वो जाइंट रेड क्रॉस को कैद कर लेता है। अब वो डवार्फ जो कि रेड क्रॉस का कंपेनियन था वो ऊना से मिलता है, उसे रेड क्रॉस के बारे में बताता है। वो उनको तलाश करते हुए रास्ते में किंग आर्थर से मिलती हैं जिसके पास एक मैजिक शील्ड होती है। वो ऊना की हेल्प करने का प्लान बनाता है। अब फाइनली ऊना, आर्थर और डवार्फ सब मिलकर ऑर्गोलियो के कैस्टल में पहुंचते हैं। वहां उनका सामना डोसा, बीस्ट और जाइंट से होता है और आर्थर इस जाइंट को डिफीट करके रेड क्रॉस को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है और डोसा को किल करने के बजाय उसकी असलियत सबको बताने का फैसला करता है, क्योंकि डोसा जो है वो डिफरेंट तरह के रूप बदलती है, कभी किसकी शक्ल में हो जाती है, कभी किसी नाइट की बीवी बनती है, तो वो सबको बताने का फैसला करता है कि ये असल में है क्या, जिसकी वजह से डोसा बहुत शेमफुल हो जाती है। उसके बाद आर्थर उसका जो स्क्वायर है उनसे अलग हो जाते हैं और इस बैटल के बाद वो अपने असल पर्पस के लिए चले जाते हैं। वो कौन कौन भला? डवार्फ, रेड्रोफ और ऊना के किंगडम को मसला था। ऊना ने हेल्प मांगी थी किससे? फेरी क्वीन से। तो फेरी क्वीन ने अपने एक नाइट को भेजा था उसकी मकसद के लिए, उनको उसके किंगडम को सेव करने के लिए, और रास्ते में उनको इतने मसाइल का सामना करना पड़ा और अब आके वो दोबारा आके मिले हैं और वो ऊना के किंगडम में पहुंचते हैं जहां उस ड्रैगन ने उनके कास्टल और ऊना के पेरेंट्स को जो है कैद कर रखा होता है, उनको बंदी बना रखा होता है। रेड क्रॉस उस ड्रैगन से फाइट करके उसे मार देता है और उनका कैस्टल में वापस दिलवा देता है। इस सिटी में से आने से पहले वो हाउस ऑफ हॉलीनेस का भी विजिट करता है और सारी जर्नी के दौरान उसे ऊना से प्यार हो जाता है। वो उसे शादी करने का वादा करता है और उसको पेरेंट्स को बताता है कि वो अभी 6 ईयर तक फेरी क्वीन के लिए काम करेगा और उसके बाद वो ऊना से शादी कर लेगा और शादी करने के लिए वो वापस आएगा। तो यहाँ पे ये बुक 1 है वो ख़त्म हो जाती है और ये बुक 1 की ओवरऑल समरी मैंने आपको बताई है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। अगर इसके एनालिसिस की बात की जाए, बुक 1 के एनालिसिस की बात की जाए, तो इस बुक में स्पेंसर ने हॉलीनेस जैसी पर्सनैलिटी ट्रेट को प्रेजेंट किया है और बुक का हीरो रेड क्रॉस इस विर्चुओ को फाइन वे में रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ ऊना जो कि इस जर्नी में इसकी कंपेनियन भी थी और रेड क्रॉस के इस सफ़र की रीज़न भी थी, क्योंकि रेड क्रॉस को ही तो उसने कहा था कि सफ़र का, बल्कि उसने इसको कहा था फेरी क्वीन के पास जाके मदद की इल्तिजा की थी, तो फेरी क्वीन ने अपने एक नाइट को भेजा था, तो वो यार सारा सफ़र शुरू हुआ और जो कि ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है। कौन रिप्रेजेंट करती है? ऊना। इस बुक में आने वाला आर्च इमोगो विलन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, आर्च अलग कर जाए, इमेज को अलग कर जाए, यानी अपनी अपीयरेंस को चेंज करने वाला। इसका मेन गोल क्या था? रेड क्रॉस और ऊना उनके डिपार्ट करना, उनको एक दूसरे से अलग करना, उनका एक दूसरे के लिए अनफेथफुल बनाना। रेड क्रॉस को अपनी इस जर्नी के दौरान हॉलीनेस को प्रेजेंट करना और कायम रखने के लिए बहुत सी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इसमें एक इवल कैरेक्टर जो है, जो फीमेल है, उसका नाम डोसा है और ये फॉल्सहुड को रिप्रेजेंट करती है। ये एक विच है जो कि रेड क्रॉस को डिस्ट्रैक्ट करती है। एक्चुअली में इसमें पोइट ने अपने दौर की सोसाइटी में मौजूद गुड और इवल विचुअल्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि इस एज में कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म पर क्रिटिसिज्म होता था और क्रिश्चियन रिफॉर्मिंग का टाइम था। इस टाइम पे जो लोग अच्छाई पे थे उनको किस तरह भटकाया जाता था, जो लोग अपने रिलीजन को रिफॉर्म करने की कोशिश करते थे उनको किस तरह से
उनसे दूर किया जाता था। तो इस चीज़ को डिस्कस करने की राइटर ने कोशिश की है। एट द एंड ऊना का रेड क्रॉस के लिए वेट करना उसकी हम्बलनेस को प्रेजेंट करता है, जो कि ऊना की एक और स्पेशलिटी है। इस तरह इस एपिक के थ्रू शायर इंसानी ट्रेट को प्रेजेंट करने में कामयाब हो जाता है। तो ये इसका एनालिसिस था, हमने डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने क्या पढ़ा, राइटर के बारे में पढ़ा, बुक का इंट्रो पढ़ा, उसका राइटिंग स्टाइल देखा, और हमने इस फेरी क्वीन की बुक 1 को पढ़ा। बुक 1 में हमने उसकी समरी देखी, कैरेक्टर्स देखे, एनालिसिस किया। नेक्स्ट हम बुक 2 पर देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।